यमुना पार में हुए 2 मर्डर। पुराने सीलमपुरी में एक महिला को घर में घुसकर मारी गोली। शास्त्री पार्क में चौकीदार को अज्ञात बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। स्पेशल स्टाफ की टीम ने एनकाउंटर करके स्नैचर को पकड़ा। मुठभेड़ में फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। आरोपी के पास से 23 मोबाइल और 2 चोरी की गई बाइक हुई बरामद। 10वीं और 12वीं के फाइनल एग्जाम की डेट शीट हुई जारी। ऑफलाइन एग्जाम होने से छात्रों में दिखी खुशी। स्कूल भी कर चुके हैं पूरी तैयारियां। तीनों नगर निगम के एक होने से परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा। बीजेपी नेता ने कहा निगमों के एक होने से आर्थिक तंगी होगी खत्म। कांग्रेस ने कहा समय बर्बाद ना किया जाए। मंडावली रेलवे स्टेशन पर एक शख्स का कटा सिर मिला। शव को पुलिस ने लिया कब्जे में। पुलिस ने किया मामला दर्ज। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके के पुराने सीलमपुरी के राजाराम मार्केट में एक बदमाश ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल पुरानी सीलमपुरी पुलिस को कॉल मिली थी कि एक महिला खून से लथपथ पड़ी मिली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि महिला को गोली मारी गई है। महिला का नाम सुनीता बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये महिला चकला चलाती थी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है और आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक चौकीदार की हत्या से सनसनी फैल गई। दरअसल जीएस एंटरप्राइजेस के गोदाम में चौकीदार की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि 8 मार्च से दूसरे चौकीदार को रख दिया गया था। देर रात को अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस जांच कर रही है और कहीं लूट की इरादे से तो हत्या नहीं की गई है। साथ ही आपको बता दें कि गोदाम में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और पुलिस टीम ने कैमरे की डीवीआर कब्जे में ले ली है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आज सुबह 10:30 बजे के आसपास हमारा बीट ऑफिसर के पास एक इत्तला मिली। कोई एक लेडी है, वो ब्लीडिंग के साथ पड़े हैं वहाँ पर, जो ओल्ड सीलमपुर में अपने मकान के बाहर जो फर्स्ट फ्लोर में। तुरंत वो SHO ACP सारे ऑफिसरान वहाँ पहुँच के फिर पूछताछ शुरू की है। ये गन शॉट इंजरी थी इनके पास। ये 38 ईयर्स ओल्ड है, विक्टिम है। अपना जो हस्बैंड से अलग रह रही हैं, यहाँ पर मकान लेकर भाड़े पे लेकर। बाकी हम इसका जो हम पूछताछ कर रहे हैं, एक किसी ने किए हैं, हम आसपास का CCTV वगैरह सारे हम चेक कर रहे हैं। उसी से पता चला है 2 बंदे इसमें इन्वॉल्व हैं, उसका हम तलाश कर रहे हैं। बाकी इनका जो एंगल है, जो इनका हस्बैंड का एंगल, उसके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं। ये गोदाम मेरे मामा जी का है और किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाए, तो मुझे जानकारी जो मिली थी कि यहाँ किसी हमारे एम्प्लॉय का मर्डर हुआ है या वो अचेत अवस्था में मिला था। तो उसी के बाद फिर हम लोग आए और तब तक पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी थी मौके पर और पुलिस फ़िलहाल अपनी तफ्तीश कर रही है। बस इतना ही मुझे। क्या नाम है इसका, कुछ बताएंगे? इसका गणेशी लाल शायद नाम था, जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है। पूरा तो मुझे नहीं पता क्या इसका पूरी डिटेल है। हाँ, मतलब ऐसा मुझे भी सुनने में आया कि पहले एक लड़का था, तो वो चूँकि अपने गांव गया हुआ था तो उसके स्थान पे ये रह रहा था। पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजीपुर पेपर मार्केट में हुए एनकाउंटर में कुख्यात स्नैचर को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में फायरिंग में बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से 23 मोबाइल फोन और 2 चोरी हुए मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। साथ ही डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमांशु के तौर पर हुई है। लगातार स्नैचिंग की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी और ACP सुनील कुमार के सुपरविजन में टीम का गठन किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने कोंडली पुल के पास ट्रैप लगाकर पकड़ लिया था।
400 से 500 हमने इसमें CCTVs खंगाले और हम लोग फिर आइडेंटिफाई कर पाए जो इनकी वाइट अपाचे का नंबर है। वहाँ से हमें पता चला कि ये एक चोरी की बाइक थी नंद नगरी की। फिर हमें जब ट्रेल बनाना शुरू किया, कल एक टिप ऑफ मिली कि शायद इनमें से ये लोग बाहर निकलेंगे और हो सकता है कि वारदात दोबारा करें। तो हम लोग ने अपनी टीम बनाई। जैसे ही हम इनको चेस कर रहे थे, देखा यहाँ पर कोंडली रेड लाइट के इन्होंने यहाँ से एक टर्न लिया और जैसे ही हम इनके पीछे लगे हुए थे और इन्होंने पुलिस टीम को देखा। इनके साथ एक पिलियन राइडर भी थे, उन्होंने जंप लगा ली और वो भाग गए और पेपर मार्केट में ये घुस गए वहाँ पर। और हिमांशु फिर एक कोशिश की उन्होंने भागने की और जब वो कोशिश कर रहे थे उसमें इन्होंने अपनी बाइक छोड़ दी और जैसे ही बाइक छोड़ी, हमारी टीम जो पीछे लगी हुई थी उस पर इन्होंने एक पिस्टल तानी और 2 बारी गोली मारी और एक इनफैक्ट हमारे जो महेंद्र हैं उनकी BP जैकेट पर भी एक गोली लग गई, बट थैंकफुली ही सेफ, कोई ऐसी इंजरी नहीं आई है। दिल्ली में 2020 में दंगों की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को लंबे समय के बाद जमानत मिल गई है। इशरत जहां को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और कलकदुमा कोर्ट ने जमानत दे दी है। अतिरिक्त सेशन जज अमिताभ रावत की कोर्ट ने भी इशरत जहां को जमानत देने का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इशरत पर दंगे के लिए लोगों को धन मुहैया कराने का आरोप भी था। इस केस में पहले नताशा नरवाल, इसके बाद देवांगना कलिता और साथ ही आसिफ इकबाल तन्हा समेत 5 लोगों को जमानत मिल चुकी है। यमुना पार दंगे के मामले में आरोपी इशरत जहां लंबे समय से जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रही थी। इससे पहले उसे शादी के लिए भी 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी और गवाहों को प्रभावित नहीं करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया गया था। उसकी शादी 12 जून 2020 को हुई थी। जमानत की अवधि बीतते ही वह वापस से जेल पहुंच गई थी। उत्तर पूर्व दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश के मामले में जमानत पर मामला की अर्जी दाखिल की गई थी। जमानत की अर्जी कई बार नामंजूर भी की गई। उसकी बहन सरवर जहां ने भी जमानत की अर्जी दी थी और कहा था कि यह हमारा आधार है, हम न्याय के लिए तथा उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि उसे गलत तरह से फंसाया गया है। आपको बता दें कि इशरत जहां कुरेजी में चल रहे धरने के दौरान प्रमुख चेहरा बनी हुई थी। दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इन दंगों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी तबाह कर दी गई थी। 10वीं और 12वीं के फाइनल एग्जाम की डेटशीट आ चुकी है। इस समय छात्रों के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और साथ ही फाइनल एग्जाम की तैयारी भी चल रही है। छात्रों का कहना है कि एग्जाम ऑफलाइन ही हो रहे हैं और फाइनल भी ऑफलाइन ही होंगे, जिससे उन्हें उनकी मेहनत का फल तो मिलेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छात्रों में फाइनल एग्जाम में काफी समय है, इसलिए स्कूल भी पूरी तरह से तैयार है एग्जाम को लेकर। डेटशीट कब आई थी इसकी? ये हमारी आ गई थी, थोड़े दिन पहले ही देते। अच्छा, तो अभी कब तक एग्जाम चलेंगे? 25 तारीख तक। उसके बाद अप्रैल में एग्जाम कैसे होंगे? हाँ, तो प्री बोर्ड्स हो रहे हैं सेकंड टर्म के। इसके बाद भी एग्जाम होने हैं आप लोगों के? हाँ जी, बोर्ड्स के होने हैं हमारे। वो कब होंगे? वो हमारे स्टार्टिंग है 2 मई से। नहीं, ऑफलाइन सही है। हमारा एग्ज़ाम फर्स्ट इंग्लिश का था और आज बिजनेस स्टडीज़ का था। तैयारी बहुत अच्छी करा रहे हैं और एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो रहे हैं। हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स 2 मई से शुरू हैं। थोड़े से टफ सब्जेक्ट्स हैं जैसे अकाउंट्स वगैरह, थोड़ी बस उसमें, बाकी तैयारी हमारी स्कूल वाले अच्छी करा रहे हैं। हाँ, कुछ डर है बट थोड़ी नर्वस सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स हो गए। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में डर नहीं है। स्कूल में हमारी पढ़ाई अच्छी होती है, सारी प्रिपरेशन अच्छी चलती है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली के रेलवे स्टेशन पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स का रेलवे ट्रैक पर सिर कटा हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार शख्स रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था, जिस वजह से ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। लोग जान हथेली पर रखकर रेलवे ट्रैक को बिना देखे पार कर लेते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली के तीनों नगर निगम
अगर एक होते हैं तो वार्डों पर परिसीमन नए सिरे से किया जाएगा या नहीं, इसके लिए राजनीतिक दलों ने नए सिरे से काम करना भी शुरू कर दिया है। निगमों के एकीकरण पर बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना है कि तीनों निगम एक करने का इरादा है, चुनावों में देरी करने का इरादा नहीं है। एक होने से निगमों को आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ेगा। परिसीमन इतना आसान नहीं है, उसमें ज्यादा समय लगेगा, इसलिए लगता नहीं कि परिसीमन होगा। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना है कि अगर निगमों को एक करना है तो करें, लेकिन समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। तीनों निगमें एक हो जाएं ताकि जो आर्थिक संकट एमसीडी के पास आया है केजरीवाल सरकार के कारण वो ना आए और केंद्र सरकार के सीधे सीधे एमसीडी के साथ रिश्ते बन जाएं और एमसीडी को सारी फंडिंग केंद्र से मिल सके। इस अच्छी वजह से तीनों का एकीकरण होना है। परिसीमन एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी घटना है, उसमें बहुत समय लगा करता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा नहीं है। चुनाव आयोग चाहे तो परिसीमन की तरफ जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी केवल तीनों निगमों को एक करके आर्थिक पावर केंद्र के अधीन लाना चाहती है, केजरीवाल के चंगुल से अपने आप को मुक्त करना चाहती है एमसीडी। अगर केंद्र सरकार को नगर निगम एक करनी है तो उसको जल्दी करें ताकि चुनाव समय पे हो सके, और अगर नहीं करनी है तो फिर पत्र लिखने का औचित्य क्या था। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कॉर्पोरेशन एक करनी है तो एक करें, लेकिन अब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया है तो 2-3 दिन 4 दिन में इसको करके एक करके समाप्त करें। और जो परिसीमन है वो तो होने का मतलब नहीं है, क्योंकि 272 सीटें हैं। अगर सीटें कम होती हैं तब परिसीमन की बात आती है। 272 सीटें जो आज की तारीख में हैं, मैं कहता हूँ कॉर्पोरेशन के हित की बात है। छोटे वार्ड है, कॉर्पोरेशन के मेंबर ज़्यादा काम कर पाएंगे। बड़ा वार्ड होगा, कॉर्पोरेशन मेंबरों को दिक्कत होगी। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में एक शख्स अवैध हथियार यूपी से हरियाणा बेचने जा रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार बस अड्डे से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से एक पिस्टल और साथ ही 10 जिंदा कारतूस और 3 लाइव कारतूस भी बरामद हुए हैं। डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि आरोपी की पहचान यूपी के गढ़मुक्तेश्वर निवासी रविंद्र कुमार के तौर पर हुई है। उसने खुलासा किया है कि उसके पिता कलवा सिंह अवैध हथियार के शौकीन थे और अपने साथ हथियार रखते थे। करीब 2 साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। उनके पिता को देसी पिस्टल और 7 कारतूस उनके हापुड़ स्थित आवास पर पड़े मिले। आपको बता दें कि वहां कुछ पैसे कमाने के लिए हरियाणा के पलवल में हथियार बेचना चाहता था। वह अपने घर से आ रहा था और आईएसबीटी आनंद विहार से पलवल की ओर जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर से एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला के ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं, घर से निकालने के लिए नई नई साजिशें करते हैं। ससुराल वालों ने महिला को परेशान करने के लिए एक पिटबुल नस्ल का डॉगी रखा है। आपको बता दें कि जिस पर महिला ने आरोप लगाया कि 9 फरवरी को उनकी सास और चचिया सास ने डॉगी को उनके ऊपर छोड़ दिया और डॉगी ने महिला की जांघ पर काट लिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस को कॉल की। पीसीआर की गाड़ी उन्हें एलबीएस अस्पताल ले गई, जहां उनका इलाज कराया गया। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और लोगों को गंदे पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा। कहीं पानी आता है तो कहीं आता ही नहीं है, और जहां आता है वहां गंदा पानी आ रहा है। पूर्वी दिल्ली की भीकम सिंह कॉलोनी की गली नंबर 2 में 2 सालों से लोग पानी की समस्या से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि पानी इतना गंदा आता है, पानी पीना तो दूर की बात, उस गंदे पानी में घर के काम करने में भी मुश्किलें आती हैं। पानी में बहुत बदबू आती है और पानी खरीदकर पीने से घर का बजट भी बिगड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी देखी जा रही है। पानी गंदा आ रहा है और दिक्कत क्या है, सबरी दिक्कत ही दिक्कत है। शाम को सुबह गंदा ही पानी आ रहा है, सबके घरों में बोतलें ही आ रही हैं। 2-2.5 साल से ज़्यादा आ रहा है। तो पीने का पानी कैसे खरीदते हो? फिर हम बोतल ले रहे हैं, क्या करें। हो रही है, नाली वाला बिल्कुल कीचड़ वाला पानी आता है, दोनों टाइम आता है। सुबह तो आता है, रात शाम को तो बिल्कुल ही गंदा आता है। बीमारी क्या है, बच्चे बीमार हो रहे, हम बीमार हैं, रोज दवाइयाँ ला रहे हैं, पेटों में मतलब इतना दर्द उठ जाता है। अब कपड़े धोने से परेशान है, हम दूसरी जगह कपड़े धो कर लाते। हाँ, घर पे नहीं धो पा रहे। यहाँ पे पानी तो बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। यहाँ पे इतनी परेशानी है कि हमारा तो फिल्टर ही हर महीने ही ठीक हो रहा है। पानी बहुत बिल्कुल नाली वाला काला पानी आ रहा है बिल्कुल ही। अब ये देखो कि टैंकी में पानी भर रहा है, हर चीज के लिए तो आरओ का पानी नहीं हो सकता है। 3-3 साल के बच्चे हैं, हम उनको नहला रहे हैं, कुल्ले करवा रहे हैं, नहला रहे हैं, तो मुंह में गंदा पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा बच्चे। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में कुछ सालों पहले गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी का केंद्रीय
मंत्री स्मृति ईरानी ने शिलान्यास किया था, जिसका काम कई बार रोका जा चुका है। विधायक ओपी शर्मा ने बताया कि यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है और एक बड़ा कॉरिडोर बनकर भी तैयार है। आने वाले एकेडमिक ईयर में भी ये यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी। यहाँ छात्रों के लिए हॉस्टल भी बनाया गया है। बड़े हर्ष का विषय है, 2014 में जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, श्रीमान अरुण जेटली जी ने दिल्ली का बजट पेश किया। उसमें 285 करोड़ रुपया आईपी यूनिवर्सिटी के ईस्ट दिल्ली कैंपस के लिए प्रदान किया गया, जिसमें जो प्रगति है आज पूरी तरीके से वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है, इंटीरियर का काम चल रहा है और ये जो आने वाला जो एकेडमिक ईयर है, इस एकेडमिक ईयर में दाखले उसमें चालू हो रहे हैं और मैं ये समझता हूँ इसका लाभ न केवल हमारी विधानसभा बल्कि पूरी जमुना पार्क को मिलेगा और ये एक विश्व स्तरीय ईस्ट दिल्ली कैंपस बन रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।